ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है, जिसमें हम कूलाम के नियम को कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कूलाम के नियम से संबंधित कुछ पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम कूलाम के नियम से संबंधित ही लास्ट के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आज के टॉपिक में भी कूलाम के नियम का ही यूज होने वाला है। तो टॉपिक हमारे पास में है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पर टॉपिक के हिसाब से आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि अब हमारे पास यहाँ पर अनेक आवेशों का एक निकाय है, या हम टॉपिक को ऐसे बोल सकते हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल। क्लियर है यहाँ तक? कूलाम के नियम से हम ये जानते हैं कि कूलाम का नियम जो है वह द्विवस्तु अंतःक्रिया है। यानी कूलाम का नियम जो है वो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य ही कार्य करता है। बिंदुवत रूप में वो आवेश हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, तो वहां पर कूलाम का नियम लगता है। टॉपिक के हिसाब से हमारे पास में दो आवेश नहीं बल्कि यहाँ पर आवेश ज्यादा हैं, तो फिर वहां पर नेट कितना बल कार्य करेगा यही ज्ञात करेंगे हम आज की क्लास में। तो जब कूलाम का नियम दो आवेशों पर वर्क करता है तो यहाँ पर तो अनेक आवेश हैं, तो उनके ऊपर कैसे काम करेगा यही सब कुछ जानेंगे आज की क्लास में। तो हमारे पास यहाँ पर आवेशों का एक निकाय हम मान सकते हैं, और उस आवेशों के निकाय में माना कि हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn आवेश हैं। यानी उस निकाय में इतने आवेश हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो हम इनकी स्थितियों का निर्धारण कर देते हैं कि कौन सा आवेश कहां पर स्थित है। आराम से और तसल्ली से आप इस डायग्राम को समझिए। इसके अनुसार मान लीजिए कि मूल बिंदु के सापेक्ष ये जो आवेश हैं उनके स्थिति सदिश जो हैं वो अलग अलग हमारे पास में है। माना कि ये कोई Q1 आवेश है, यहां पर Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, जिसको मैं यहां पर दर्शा देता हूं। Q3 ये हमारे पास में है, Q2 ये हमारे पास में है, Q1। इनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश जो है इनको व्यक्त करने के लिए माना R1 वेक्टर, यहां पर R2 वेक्टर और यहां पर है R3 वेक्टर। आप यहां पर डायरेक्शन जरूर से दर्शाइए, जिससे ही पता चलता है कि यहां पर ये जो सदिश है वो इधर से इधर की ओर है। क्लियर है? माना कि हमारे पास Q4 आवेश जो है वो यहां पर है, Q4 आवेश जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश जो है वो मान लिया हमने R4 वेक्टर है। इसी प्रकार से कोई N वा आवेश है और वो हमारे पास में है यहां पर, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश Rn वेक्टर है। आराम से आप इन डायग्रामों को कंप्लीट कीजिए। कूलाम का नियम हमारे को ये बताता है कि F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। दो आवेश हैं Q1 और Q2, बटा में है R स्क्वायर। R स्क्वायर जो है वो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। यहां पर हमारे पास में N आवेश मौजूद हैं। एक आवेश किसी दूसरे आवेश के ऊपर वैद्युत बल लगाएगा या कूलाम बल लगाएगा कूलाम के नियमानुसार। कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी एक आवेश हम फिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये आवेश Q1 है, तो Q1 आवेश पर Q2 आवेश की वजह से बल लगेगा, Q3 आवेश की वजह से बल लगेगा, Q4 आवेश की वजह से बल लगेगा, और इसी प्रकार से Nवें आवेश की वजह से भी इस पर वैद्युत बल लगेगा। अगर हम Q1 नहीं लेते हैं तो Q2 के ऊपर बाकी सभी की वजह से बल लगेगा, जिसमें Q1 भी इसके ऊपर बल लगाएगा। Q3 को फिक्स करते हैं तो इन सभी आवेशों की वजह से Q3 पर भी बल लगेगा। इसका मतलब यह है कि ये सभी आवेश जो हैं वो एक दूसरे पर परस्पर वैद्युत बल लगाते हैं। आवेशों की प्रकृति समान है तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और अगर आवेशों की प्रकृति विपरीत है तो आकर्षण बल लगाएंगे। और एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर परिमाण में बराबर बल लगाता है और दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के अनुसार हमने ये जाना था कि दो आवेश हैं, जैसे मान लीजिए Q3 और Q2 है, तो Q2 इस पर जितना बल लगाएगा Q3 भी इस पर उतना ही बल लगाएगा। अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो दूर दूर जाएंगे, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो हमारे पास ये जो टॉपिक दिया गया है इसमें हमें नेट
बल का ही मान ज्ञात करना है, तो फिर नेट बल हम किसके ऊपर ज्ञात करें? तो हमारे पास ये जितने भी आवेश हैं उन आवेशों में हम किसी एक आवेश को निश्चित करेंगे, उस आवेश पर बाकी सभी आवेशों की वजह से टोटल कितना बल लगेगा वो ज्ञात करेंगे हम आज की क्लास में कूलाम के नियमानुसार। हमने यहां पर Q1 आवेश को फिक्स कर लिया है, तो अब Q1 आवेश पर हम बल ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम से Q2 की वजह से। तो देखिए 2 की वजह से 1 पर दो आवेश ही हुए हमारे पास, यानी कूलाम का नियम लगेगा। फिर ज्ञात करेंगे हम 3 की वजह से 1 पर, तो 3 और 1 ये भी दो ही आवेश है, स्थिर भी है, बिंदुवत भी है, इसका मतलब द्वितीय वस्तु अंतःक्रिया ही हो रही है। तो यहां पर एक बल इसकी वजह से, एक बल इसकी वजह से, एक बल यहां पर, एक बल यहां पर, अनेक जितने भी हैं उन सब की वजह से अनेकों बल हमारे पास में आ जाएंगे। फिर उन सभी बलों का अगर हम योगफल कर देते हैं, यहां पर सदिश राशि है तो योगफल को बोलेंगे हम सदिश योग, और अगर अदिश राशियां होती तो उनको बोलते बीजगणितीय योग। तो इस आवेश पर इन बाकी के सभी आवेशों की वजह से जो परिणामी बल हमें मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा? इसके ऊपर अलग अलग आवेशों के कारण जो भिन्न भिन्न बल हमें प्राप्त हो रहे हैं उन सब का अगर हम सदिश योग कर देते हैं तो हमें इस बिंदु आवेश पर परिणामी बल प्राप्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण परिणामी बल जो होता है वह अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम यहां पर इस कथन को पहले नोट कर लेते हैं, फिर हम यहां पर अलग अलग कूलाम के नियम का उपयोग करके बल ज्ञात करेंगे और फिर करेंगे इनका टोटल। तो यहां पर क्या है कथन, साथ में आप लिखते जाइए। इसके अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण, अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। इसे ही बोलते हैं कूलाम के नियम के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हमारे पास में अगर हम यहां पर कूलाम के नियम का यूज करेंगे तो हमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप यहां पर डायग्राम पे थोड़ा फोकस कीजिए और फिर समझने का प्रयास कीजिए। Q2 आवेश की वजह से Q1 आवेश पर बल लगेगा। सभी आवेश हमने यहां पर पॉजिटिव मान रखे हैं, आप यहां पर नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। तो अब हमारे पास ये Q2 आवेश जो है वो इस Q1 आवेश के ऊपर बल लगाएगा और दिशा होगी इसकी प्रतिकर्षी के रूप में, यानी इधर की ओर, यानी Q1 को इधर भेजने का प्रयास करेगा। 1 पर बल लग रहा है 2 की वजह से, तो इसको मैं दर्शा देता हूं F1 पर 2 की वजह से, और विस्थापन की जो दिशा है R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। 3 की वजह से जो बल लगेगा उसकी दिशा होगी इधर की ओर, जिसको मैं दर्शा दूंगा F13 वेक्टर, और इसका जो विस्थापन है R13 वेक्टर। जब दूरी की बात करेंगे तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर जब करेंगे तो यहां पर ये सदिश जो है वो आपके अदिश के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास Q4 की बात करें तो Q4 देखिए हमारे पास में ये है, इसको मैं डॉट डॉट से दर्शा देता हूं यहां से, ये हमारे पास में है F14 वेक्टर, और यहां पर विस्थापन की जो दिशा है उसको मैं यहां पर दर्शा देता हूं R14 वेक्टर। इसी प्रकार से N की वजह से इसकी दिशा आएगी इधर की ओर,
F1 पर n की वजह से और R1n वेक्टर। ये हमारे पास में बल को दर्शाने का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमें आवश्यकता पड़ेगी R13 की, R14, R12, R1n, R15 जितने भी आवेश हैं उन आवेशों से Q1 के बीच की दूरी। अब हम यहां पर कूलाम के नियम का उपयोग करेंगे और अलग अलग बलों के मान ज्ञात करेंगे, यानी F14, F13, F12, F1n, इन सबको हम मान निकालेंगे। हल करते हैं, देखते हैं आगे। माना कि आवेशों के निकाय में, माना कि आवेशों के निकाय में Q1, Q2, Q3, Q4 Qn आवेश हैं, Qn आवेश हैं। तब कूलाम के नियमानुसार अब Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण वैद्युत बल। तो कूलाम के नियमानुसार हमारे पास क्या बनेगा, F12 वेक्टर बराबर K, फॉर्मूला आपको याद है 1 और 2 दोनों के बीच की दूरी, वो हमारे पास में डायग्राम के हिसाब से है R12। 2 की वजह से 1 पर R12। आप डायग्राम को थोड़ा खुल के बनाइए ताकि सारे डिजिट जो हैं वो आपको दिख सकें। हम यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे, तो वेक्टर के रूप में अगर आप लेते हो तो यहां पर आप मॉडुलस लगाइए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। डायरेक्शन हमारे पास में है 1 2 कैप, यानी दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर उसकी दिशा है, जिस दिशा में ही बल की दिशा भी होगी। यहां पर R12 कैप जो है एकांक सदिश है और यहां पर K जो है वो एक कांस्टेंट है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मतलब ये पूरा निकाय जो है वो निर्वात में वर्क कर रहा है फिलहाल, जैसे माध्यम में भी कूलाम का नियम लागू होता है। यहां पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, Q1 आवेश पर ही अब हमारे पास में है Q3 आवेश की वजह से बल पर सेम यही करना है। अब 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से, 5 की वजह से, डॉट डॉट n की वजह से, और नंबर बदल देने हैं। 1 यहां पर ऐसे कैसे रहेगा, 2 की जगह अब की बार 3, 3 की जगह 4, बस नंबर आपको चेंज करने हैं, बाकी फॉर्मूला ये का ये ही आता जाएगा। Q3 आवेश के कारण वैद्युत बल, फॉर्मूला क्या बनेगा, यहीं से बनाइए। F1 पर है 3 की वजह से, यहां पर हमारे पास में है K, पहला आवेश 1 है, जोड़ा बन रहा है 3 का, यहां पर दूरी 1 3 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R13 कैप, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से आप हल कर सकते हो Q1 आवेश पर Q4 आवेश के कारण वैद्युत बल। इसी प्रकार से nवे के कारण भी ज्ञात कर सकते हो। बाकी का मैं इधर की ओर कर देता हूं। हमारे पास में है Q1 आवेश पर Q4 के कारण बल, Q4 के कारण बल क्या फॉर्मूला बनेगा, अब तक तो आप खुद से बना लिए होंगे। 2 3 और अब की बार नंबर किसका है, 4 का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F14 वेक्टर बराबर K, यहां पर Q1 Q4 R14 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R14 कैप, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से nवे आवेश की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर डॉट डॉट में कर देता हूं, यानी ऐसे ही चलते जाएंगे। तो nवे आवेश के कारण जो बल होगा पहले वाले आवेश पर F1n वेक्टर बराबर K, यहां पर Q1 Qn R1n वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R1n कैप, इक्वेशन नंबर 4। इसका मतलब हमने Q1 पर Q1 पर Q1 पर Q1 पर सभी अलग अलग आवेशों के कारण बल के सूत्र प्राप्त कर लिए हैं।
आप यहां पर 1 न लेकर कोई दूसरा आवेश ले सकते हो, यानी Q2 आवेश पर पहले Q1 की वजह से, फिर Q3 की वजह से, Q4 की वजह से कोई सा भी आवेश आप एक निश्चित कर लीजिए। बाकी औरों की वजह से कितना बल लगेगा उसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जितने भी बल हमें मिले हैं इन सब का हम सदिश योग कर देंगे, तो इस Q1 आवेश पर फाइनल कितना बल लगने वाला है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट्स में बता सकते हैं, नोट कर लीजिए फिलहाल इसको आप यहां तक, फिर ज्ञात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करके परिणामी बल। अब हम यहां पर Q1 आवेश पर नेट कितना बल लगने वाला है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 आवेश पर परिणामी बल। तो यहां पर Q1 आवेश पर जो परिणामी बल है वो हम मान लेते हैं F1 वेक्टर है। तो F1 पर 2 की वजह से बल, 1 पर 3 की वजह से बल, 1 पर 4 वाले आवेश की वजह से बल, इसी प्रकार से Q1 आवेश पर N वाले आवेश की वजह से बल। ये सभी बल हम ज्ञात कर चुके हैं, मान अब हम यहां पर रख लेते हैं। तो F1 वेक्टर बराबर, इसका मान था कि यहां पर Q1 यहां Q2 दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर और सदिश की दिशा। इसी प्रकार से F13 का मान हम ज्ञात कर चुके हैं कि Q1 Q3 R13 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R13 कैप, प्लस में 14 का मान भी हमारे पास में है कि यहां पर Q1 Q4 R14 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R14 कैप डॉट डॉट। इसी प्रकार से nवे आवेश की अगर हम बात करें तो हमारे पास में है Q1 Qn R1n वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R1n कैप। ये सभी बल हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, अब मान रखा है, हल किया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। अब हम यहां से कुछ राशियां कॉमन आ रही हैं, उनको हम कॉमन लेते हैं। एक तो देखिए सभी में K आपको दिख रहा होगा और एक Q1 सभी के अंदर कॉमन है, तो इन दोनों को हम कर देते हैं बार, और यहां पर शेष जो बचता है उसको हम नोट कर देते हैं। देखिए यहां पर तो बच रहा आपके पास Q2, यहां पर आपके पास में है R12 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R12 कैप। इसी प्रकार से शेष जो भी बच रहे हैं वो आपके पास में है, कितना आएगा आप बिना देखे खुद से लिखते जाइए, R13 वेक्टर स्क्वायर 13 कैप। नेक्स्ट में Q4 बटा R14 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर 14 कैप। इसी प्रकार से nवें पद की वजह से Qn R1n वेक्टर स्क्वायर R1n कैप। ये हमारे पास में कॉमन लेने पर शेष रूप प्राप्त हो जाता है। हमारे पास यहां ब्रैकेट में जो पद आपको दिख रहे हैं उनका रूप सबका एक जैसा है, आप यहां पर देख सकते हैं। आवेश बीच की दूरी का स्क्वायर और दिशा, आवेश बीच की दूरी का स्क्वायर और दिशा, सब पद एक जैसे ही हैं, बस यहां पर नंबर चेंज हो रहा है। तो हम इन सबको एक सिग्मा के रूप में दर्शा सकते हैं, मतलब ये सबका योगफल ही तो हो रहा है, योगफल को हम यहां पर सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं। कक्षा 11 में हमने इस प्रकार के काफी क्वेश्चन हल किए हैं। हमारे पास में है कि Q1, हम यहां पर सिग्मा लगा लेते हैं, जो यहां पर ये रूप है उसको हम यहां पर दर्शा देते हैं, आवेश है बटे में दूरी का स्क्वायर हो रहा है, मॉडुलस लग रहा है, यहां पर कैप लग रहा है। अब नंबरिंग हम यहां पर करते हैं, इसका मतलब है कि ये चौथे नंबर का आवेश है, ये nवा है, ये तीसरा है, दूसरा है, 10वां है, 20वां है, कोई सा भी हो सकता है। उसके लिए हम यहां पर I का यूज करते हैं कि iवें नंबर का कोई आवेश है, तो I उसके साथ लगाया जाता है जो नंबर बदल रहा है, जो नंबर नहीं बदल रहा वो वहां पर वैसे के वैसे रहेगा।
देखिए आप यहां पर R12 13 14 1N, इसका मतलब इसके साथ में जो पहला सिंबल है वो चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए 12 13 14 1N, इसका मतलब इसके साथ भी 1 रहने वाला है, चेंज होगा 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसका मतलब यहां पर आपको आई लगाना है। यहां पर 2 3 4, इसका मतलब यहां पर भी आई लगेगा और यहां पर भी आई लगेगा। 2 2 2 3 3 3 4 4 4, सब में यही चल रहा है। तो हमारे पास आई का जो मान है वो कम से कम कितना है, 2 हमारे पास में है। लास्ट कहां तक पहुंच रहा है, एन तक, जिसको हम लिखते हैं ऊपर की ओर आई बराबर कहां तक, एन तक। ये लिमिट हो गई 2 से एन तक की, एक तरह से समाकलन में जैसे हम करते हैं वो ही तरीका यहां पर अपनाया जाता है। यहां पर हमारे पास में हो गया समीकरण नंबर, इसको दे देता हूं मैं 5 और इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 6। ये हमारे पास वो सूत्र है जिसके द्वारा हम किसी एक आवेश पर बाकी के जितने भी आवेश हैं उन सब की वजह से नेट कितना बल लगेगा वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास में आवेशों का एक निकाय है जिसमें 4 आवेश हैं, तो 4 आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर बल लगेगा बाकी के 3 की वजह से। तो यहां पर 1 को फिक्स कर लेते हैं, आई की जगह हम लिखेंगे एक बार 2, एक बार लिखेंगे 3, एक बार लिखेंगे 4 और सिग्मा का मतलब है योगफल और सबके बीच में क्या लगा देंगे, जोड़ का साइन। तो ये हमारे पास उन सब का टोटल प्राप्त हो जाता है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास कूलाम के नियम पर आधारित लास्ट टॉपिक, बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। टॉपिक आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये भी आप कमेंट्स में जरूर से बताइए, और अगर आपका डाउट या कोई भी समस्या है वो क्लियर हुई है तो अन्य दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिए। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। नेक्स्ट भाग में अब हम कंप्लीट करेंगे कूलाम के नियम तक के सभी न्यूमेरिकल, क्योंकि हम